हेलो वेलकम बैक, दिस इज राजकमल। हेलो गाइस, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टाइप रिले। ओके, लास्ट क्लास में हमने अट्रैक्शन टाइप रिले पढ़ाया था। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले दो तरीके से हमने क्लासिफाई किए थे, पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप और दूसरा आज मैं कर रहा हूँ इंडक्शन टाइप। सर इनको बहुत अच्छे से अगर आपको जानना है तो थोड़ी बहुत जानकारी उम्मीद करता हूँ कि पहले से लेके आए होंगे मेजरमेंट का, क्योंकि वो तो सब्जेक्ट ऑलरेडी हो ही चुका होगा। नहीं भी हुआ है तो बिल्कुल हम समझ जाएंगे। लेकिन सर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप रिले देख, वहां पे अगर एनर्जी मीटर देखो तो मतलब यहाँ पे क्या था, वहां पे कि एनर्जी मीटर था, मतलब वो डिस्क रोटेट कर, मतलब आपका सप्लाई लिया और क्या एनर्जी का कंजम्पशन हुआ, तो यानी मूवमेंट हो रहा था। मतलब फाइनली यही देखो वहां पे वर्किंग कैसा था कि आपके इलेक्ट्रिकल सप्लाई को ले लिया और डिस्क लगातार घूम रहा है। तो आप सोचो कि अगर फॉल्टी कंडीशन में भी कभी उस सर्किट से करंट गुजरेगा एक लिमिट से ज्यादा, तब भी वो डिस्क क्या करेगा, फटाक से रोटेट करेगा, फटाक से रोटेट करेगा। और इसको चक्की के जैसा नहीं घुमाने के बजाय इसको क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थोड़े ही दूर तक घुमाते हैं और वो ट्रिप करवा लेते हैं। ओके, ट्रिप करवाते हैं, ऑपरेशन हो गया ट्रिपिंग का। तो यही मतलब मेन फंडा होता है। अब मैं इसको विजुअलाइजेशन भी कराऊंगा एनिमेशन से, ताकि चीजें बहुत क्लियर हो जाए और फिर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन भी बताऊंगा। ओके, नाउ यहां पे सर एक चीज का और ख्याल रखना आपको कि एनिमेशन जो बताऊंगा और ये जो पिक्चर है, थोड़ा सा अगर डिफरेंस दिखेगा, इसलिए मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। सर जो वीडियो था वो इंडक्शन टाइप का मुझे वो वाला नहीं मिला, ये वाला है ना, मुझे मिला शेडेड पोल टाइप का। अब ये कहोगे सर शेडेड पोल क्या है, और एक कप टाइप का होता है। ओके, और एक ये जेन्युइन तरीका होता है आपका सीरीज शंट वाला। देखिए कहीं भी टॉर्क प्रोड्यूस कराने के लिए दो तरीके की फ्लक्स की जरूरत होती है। तो एनर्जी मीटर में अमूमन यही फ्लक्स प्रोड्यूस कराए जाते हैं, एक सीरीज और एक शंट। एक होता है सीरीज और एक शंट फ्लक्स। तो उससे इस टॉर्क पे, इस एल्यूमिनियम डिस्क पे फ्लक्स पड़ता है, तो उसके कारण टॉर्क डेवलप होता है। दूसरा, इस प्लेट पर, डिस्क पर टॉर्क डेवलप कराने के लिए, मतलब थोड़ा सा भी घूमे ताकि ट्रिप करे, उसके लिए एक और प्रोसेस होते हैं, वो होते हैं पोल टाइप, शेडेड पोल टाइप। मतलब कि एक पोल पर आपका फ्लक्स का मेन फ्लक्स, मतलब वाइंडिंग किया तो जो कोर से होकर गुजरेगा, एक वो होता है जो मैं आगे बताने वाला हूं। और दूसरा पोल पे हम सिर्फ क्या करते हैं, एक शेडेड पोल, एक शेडेड वाइंडिंग कर देते, एक रिंग शॉर्ट करके रख देते हैं, तो वो भी दूसरा फ्लक्स प्रोड्यूस करता, इसीलिए रोटेशन होता। और तीसरा तो कप टाइप का होता है, चारों साइड पोल्स रहते हैं, तो उसके कारण वो क्या होता है, मूवमेंट आ जाती है उसमें। सो यहां पे इन चीजों को समझिएगा। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हम ये पढ़ रहे हैं, कौन सा रिले, उसमें भी इंडक्शन टाइप इंड्यूस्ड होगा। सो नाम अगर कोई इंड्यूस्ड बोल रहा है, इंडक्शन बोल रहा है, तो इसका मतलब ये किस में होगा, एसी में होगा। सबसे पहला लिमिटेशन है सर, ये सिर्फ और सिर्फ किस में यूज होता है सर, एसी में यूज होता है, क्योंकि डीसी में तो इंडक्शन होना ही नहीं है, डीसी में तो इंडक्शन होना ही नहीं है। सो सबसे पहला काम, इट इज ऑलवेज यूज्ड ओनली फॉर एसी एप्लीकेशन, नॉट फॉर डीसी एप्लीकेशन। सिमिलरली एनर्जी मीटर इज ऑल्सो यूज्ड ओनली इन केस ऑफ एसी, इट इज नॉट यूज्ड फॉर डीसी। दैट्स व्हाई किस टाइप का एनर्जी मीटर हम डीसी के लिए अप्लाई करते हैं सर, तब वहां पर करते हैं इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप एनर्जी मीटर। ओके, या मूविंग टाइप का एनर्जी मीटर। सो वहां पे अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें थोड़ी सी जानकारी रफ में मिला। अभी मैं पहले दिखाऊंगा, पहले आपको एग्जैक्ट में फिगर दिखाऊंगा, तभी मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। सो आइए सर, पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट को दिखा दूं। देखिए यहां पे लास्ट क्लास में बोला था ना, एक प्लग सेटिंग हमने टॉपिक कराया था, प्लग सेटिंग। ये देखिए टाइम सेक्शंस है, यहां पे प्लग सेटिंग की जाती है, मतलब कितना एम्पियर पे इसको सेट करना है ना। देखिए 2.5, 3.5, तो एम्पियर सेटिंग की जाती है। हमने बोला था लास्ट क्लास में, ये निकालेगा यहां से, कहीं जहां पे आपको होलो होंगे उतने पे एम्पियर पे डाल दो, तो उतने एम्पियर पे वो ट्रिप करने लगेगा, वही उसकी होती है प्लग सेटिंग, करंट सेटिंग। ओके, ये ओवर करंट रिले का एक सेक्शन है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। ये देखिए सर, डिस्क वाला है। डिस्क में क्या किया, ये ब्रेक मैग्नेट है, ये ब्रेकिंग मैग्नेट है, जो आपने एनर्जी मीटर पढ़ते हो ना, ब्रेकिंग मैग्नेट, ये ब्रेकिंग मैग्नेट है। और यहां पे शेडेड पोल वाला शेप है, यहां पे जो आपको दिखाया जाता है ना, ये चीज कई बार मैं आपको बताता हूं। सर दो तरीके से एनर्जी मीटर बनाए जा सकते हैं, ये पहले मैं बताता हूं। सपोज दैट ये एल्यूमिनियम का डिस्क है, तो
एक फ्लक्स इससे और सीरीज वाला से फ्लक्स इस पे उत्पन्न करवा के, सीरीज वाला से उत्पन्न करा के, तो ऐसा ही एक अरेंजमेंट होता है। दूसरा अरेंजमेंट क्या होता है कि ये डिस्क है, तो डिस्क पे एक ब्रेकिंग मैग्नेट तो यहां रखना ही पड़ता है, ब्रेकिंग मैग्नेट हालांकि इस कंडीशन में भी रहता है। और दूसरा क्या होता है, यहां वाइंडिंग कर देते हैं, फ्लक्स एक मेन फ्लक्स यहां से गुजरेगा और एक जो है शेडेड पोल यहीं पे एक और रिंग का इस्तेमाल करते हैं, यहीं पे एक रिंग कर देते हैं, तो ये दूसरा फ्लक्स। सो एक φ1 और दूसरा φ2, इनके रिजल्टेंट से ही हमारा वो होता है रोटेशन होता है। और दूसरा यहाँ एक φ1 है और यहाँ एक वाइंडिंग हमने कर दिया सीरीज वाला, तो इससे निकलता है φ2, तो इनके कारण भी डेवलप होता है टॉर्क। तो दोनों की कंस्ट्रक्शन जो सर, दोनों के कंस्ट्रक्शन थोड़े से डिफरेंट है, पर मूवमेंट तो डिस्क करना। यहाँ पे देखिए पोल, शेडेड पोल टाइप का एप्लीकेशन किया गया। इसमें क्या है, ये आपके तो ब्रश जो रोकने वाला चीज होता है, क्या ब्रेक मैग्नेट लगा रहता है, ये है कोर। इसी के वायर उधर चलेंगे दूसरे साइड, तो वहां पे वाइंडिंग की गई होगी, वाइंडिंग ज्यादा करंट जैसे लेगा इस कोर से होके, ये दिख रहा है ना आपको कोर है ना, इस कोर से होके गुजरेगा और इस कोर में एक फ्लक्स होगा। यहाँ दूसरा ये शेडेड पोल वाला है, ये एक शेडेड पोल, इसमें एक पोल को क्या किया, शेड रिंग दे देता है ताकि ये भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस कर दे, और मेन फ्लक्स जो है इधर से गुजरता है φ1। तो दो फ्लक्स जैसे इस पे गुजरता है तो इस पे करंट डेवलप होता है, उसके कारण फाइनली रिजल्टेंट टॉर्क डेवलप होता है। तो वो चीजें बाद में करेंगे, पहले इसके कंस्ट्रक्शन को अच्छे से देखना है सर, बाकी चीज हम समझा लेंगे, पर पहले अब कंस्ट्रक्शन को देखिए अच्छे से। और यहाँ पे एक चीज और देखना है सर, यही एक ऐसा अरेंजमेंट है कि ये यहाँ पे अटका हुआ है ट्रिपिंग सर्किट, और ये जाके उधर जाके अरेंज करके इसको ट्रिप कर देगा, अटैच कर देगा, जोड़ देगा, वो भी दिखा दूंगा मैं। आइए देखिएगा, एकदम बारीकी से देखना है किस तरीके से काम कर रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मामला ट्रिप कर रहा है ना, देखो अगर सिग्नल में ये देखिए अभी जो घुमा है ना, अभी एक थोड़ा सा बैक में आइए, देखिए ट्रिप कैसे करता है, जब ऑपरेट करता नहीं, ये जाके उसको टच कर देता, टच किया मतलब सिग्नल का ऑपरेशन होने लगा, जब नहीं टच किया है तो ऑफ है, सिग्नल ट्रिप नहीं किया, जब हेवी करंट फॉल्ट होगा वो जाके उसको टच कर देगा, ट्रिप कर देगा, नहीं तो यहां टिका रहेगा, यहां टिका रहेगा एकदम। देखिए सर बारीकी से, अच्छा आ गया, आ गया। यहां देखिए इस पे वाइंडिंग की होती, जो आपको दिखाता ना बार बार किसी कोर पे वाइंडिंग, तो उसको अभी ये घुमाएगा तो आपको दिखेगा कि कोर पे देखिएगा वाइंडिंग की गई। यहां इसको ब्लैक कलर से कवर कर दिया गया, ब्लैक कलर से कवर कर दिया गया, बाकी इस पे वाइंडिंग्स होंगी, इस पे क्या होंगी, वाइंडिंग्स। ये किसी न किसी कोर पे, देखिए ये कैसा अरेंजमेंट होगा, ये देखिएगा एक कोर होगा, इस पे बहुत सारे वाइंडिंग्स कर दी गई होंगी, इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं सप्लाई वही फॉल्टी करंट से लेगा, और इस कोर का अरेंजमेंट वहीं पे जाके उस डिस्क पे जाके इस तरीके से कर देते हैं, सॉरी ये देखिए डिस्क पे जाके कर देते हैं, ताकि ये कोर का मैक्सिमम फ्लक्स, इस कोर का सर मैक्सिमम फ्लक्स इससे होके गुजरे, है ना, इससे होके गुजरे, ये क्या फ्लक्स φ1 बोला, तो एक फ्लक्स तो हो गया इस डिस्क पे आने वाला। इस डिस्क को अगर घुमाना है सर, इस डिस्क को अगर घुमाना है तो कहता है दो फ्लक्स की जरूरत होती है, तो दूसरा फ्लक्स क्या करते हैं, इसी शेडेड पोल में, इसी में क्या करते हैं सर, एक रिंग डाल देते हैं, क्या करते हैं, शेडेड रिंग, ताकि इससे भी क्या हुआ, थोड़ा मात्रा में फ्लक्स गुजरेगा। देखिए ये फ्लक्स को बायपार्ट कर देता है, दो मीडियम कर देता है, यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम में बना देता हूं, ये दो मीडियम कर देता है, ताकि यहां तो मेन फ्लक्स तो जाएगा ही, लेकिन एक पतला सा शेडेड पोल कर देते हैं, ताकि ये शेडिंग से ना इस पे करंट उत्पन्न होता है, तो थोड़ा सा फ्लक्स यहां से भी गुजार ले, φ2। तो φ1 φ2 जैसे ही अरेंजमेंट हो गया डिस्क पे आने के लिए, ये घूमने लगता है सर, एक लिमिट से ज्यादा करंट जाएगा, ये रोटेट करेगा और ट्रिप करा देगा, वही अरेंजमेंट है। ये जो है ना आपको जो दिख रहा है ना, ये कॉइल्स है, ये कॉइल्स कहीं ना कहीं अटैच होंगे, किससे अटैच होके जुड़ा होगा यहाँ पे फ्लक्स से, और ये डिस्क के ऊपर ये लोहे आके अटैच होंगे, फिर नीचे से उसको क्लोज करके इस वाइंडिंग से जुड़ा होगा। वही मामला यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा रहा हूं, वही चीजें होंगी, क्योंकि ये वाइंडिंग को ब्लैक कलर से कवर कर दिया है। ओके, सो आपको इसीलिए ये चीजें नहीं दिख रही। आइए सर,
पहले समझिए, मैं सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ बता दूंगा, पहले समझिएगा सर। इसी कॉइल को के कोर को अटैच किया गया वहां से और डिस्क को होल कर दिया गया, थोड़ा सा छेद कर दिया था कि डिस्क आसानी से घूम पाए, लेकिन उसके दूसरे साइड भी लोहे होंगे जिससे फ्लक्स लिंक करके गुजरेगा। ये देखिए, ये है आपका क्या है, यही है कोर, है ना, कोर। इस पे रेटिंग भी दी गई थी। ये देखिए मामला, ये देखिए आ गया ना, थोड़ा बहुत दिख रहा था अभी। ये देखिए, ये कोर सेक्शन है ना, अब फिर नीचे से भी कोर लेने के लिए बैठा है, मतलब यहां से फ्लक्स आएगा, यहां से लूप बना के चला जाएगा, यहां भी आएगा, लूप बना के चला जाएगा। एक इसमें शेडेड पोल होंगे, मतलब एक में रिंग डाल दी गई होगी। देखिए विजुलाइज करके, है ना, डिस्क पे ये डिस्क, ये देखिए दिख रहा है, मुझे ही थोड़ा कम धुंधला दिख रहा है क्योंकि लाइट बहुत मेरे आंखों पे आ रहे, है ना। ये देखिए सर, ये देखिए ना, डिस्क के ऊपर है ना। तो डिस्क में जो मेन फ्लक्स है, ये देखिए, अब शायद आपको बेहतर दिखेगा सर। कहीं भी किसी भी डिस्क को घुमाने के लिए दो फ्लक्स की जरूरत होती है। एक सिंगल मेन फ्लक्स चाहे कितना भी दे दो अल्टरनेटिंग नेचर का, वो घूमेगा नहीं। तो एक छोटा सा कोई भी फ्लक्स अगर उत्पन्न कर देते हैं अपन, जिसमें अगर फेज डिफरेंस अगर दोनों के बीच अगर 90 या नियर 90 हो, तो ये टॉर्क डेवलप कर देता है। लेकिन एक सिंगल फील्ड डेवलप करने, खाली चाहोगे कि एक कोर ले लूं और कोर के बीच में डिस्क रख दूं और उसके फ्लक्स से वो कभी रोटेट कर दे, ऐसा संभव नहीं है। तो उसके लिए दो चाहिए। तो यहां अब क्लियर दिखेगा। देखिए ये जो है ना, यहां पे ये जो मेन कोर पे वाइंडिंग है, यहां पे सारे वाइंडिंग्स की गई है। इसका फॉल्टी करंट यहां से रिसीव करेगा। अब ये लूप कैसे बनाएगा सर? ये लूप कैसे बनाएगा? पहला फ्लक्स तो ये इस तरीके से जाएगा, दिख रहा है ना, यहाँ पे कोर होगा और फाइनली इसको लूप बना के इधर से देगा। पहला ये क्या है? कोर है। ये सर क्या है? कोर है। यहाँ भी कोर पर वाइंडिंग की होगी, यहाँ पे क्या होगा? कोर होगा और इस पे क्या की गई है? वाइंडिंग की गई होगी। ओके, चूंकि किसका रास्ता बनाने के लिए सर? फ्लक्स का रास्ता बनाने के लिए। तो चलिए एक फ्लक्स तो आपने सर डेवलप करवा दिया। अब देखिए डेवलप नहीं करा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान समझना है, यहाँ पे एक चीज ध्यान समझना है। यहाँ पे तो शेडेड पोल है, ये सर क्या है? शेडेड रिंग। यहाँ पे ये क्या है? शेडेड पोल कह सकते हो या रिंग कह सकते हो। ये अपना एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा φ2। अब मेन कौन फ्लक्स है सर? मेन ये वाला जो गुजरेगा यहां से। ओके, एक और फ्लक्स गुजरेगा। देखिए फ्लक्स अलग अलग गुजारना है, फ्लक्स अलग अलग गुजारने हैं, ताकि ये जो फ्लक्स गुजारेगा मान लो φ1 और ये φ2, तो दोनों के रिजल्टेंट से क्या होगा? डेवलप हो जाएगा टॉर्क। ओके, सो इस तरीके से होता है। और यहां जिस शेप में ऊपर बना हुआ है ना, उसी शेप में नीचे भी होगा, बस बीच में डिस्क घुसा देते हैं ताकि वो फ्लक्स एयर के थ्रू क्या होगा? गुजर रहा होगा। ओके, और ये डिस्क को भी इंटरेक्ट कर रहा होगा। चलिए सर, तो मैं उम्मीद करता हूं चीजों को आप समझ चुके होंगे। सर पहले पिक्चर ही देख लीजिए बढ़िया से, है ना, पिक्चर ही देख लेते हैं बढ़िया से, ताकि फिर इसको अच्छे से करने में वहां आसानी होगी। दो तरीके का फ्लक्स गुजारते हैं, एक शेडेड पोल के कारण और एक मेन कोर के कारण। कोर के कारण फ्लक्स वहां पे गुजारते हैं सर। तो आई होप अब तो सारा मामला ही क्लियर हो चुका है और किस तरीके से ट्रिपिंग होता है। ये देखिए उसकी एम्पियर की रेटिंग है, टोटल वोल्ट एम्पियर रेटिंग है यहाँ पे, और करंट की रेटिंग यहाँ बताया गया है। शेडेड पोल में देखिए रिंग डाल दिया जाता है, एक कोर पे क्या करेगा? सिर्फ सिंगल रिंग। ये आपने पढ़ा होगा सर किसमें? शेडेड पोल टाइप के मशीन में, शेडेड पोल मशीन में। ये देखिए मामला सब चीज क्रिस्टल क्लियर है। अब ये क्या करेगा? जैसे घूमेगा डिस्क, डिस्क किससे अटैच है? स्पिंडल, वो जाके ट्रिप करवाएगा, वो जाके ट्रिप करवाएगा, सिग्नल अटैच कर देगा। तो मुझे लगता है ये चीजें अब आपको आ चुका होगा कि एक्चुअली ये काम कैसे कर रहा है ना, ये कैसे चल रहा है। ये कोर है, कोर से होके फ्लक्स गुजरेगा, ये देख रहे हो, यहां से गुजरेगा, यहां इस तरीके से फ्लक्स गुजरेगा। ट्रिपिंग सर्किट देखिएगा सर, ये जाएगा और उधर जाकर ट्रिप अटैच कर देगा, ट्रिप कर देगा, जोड़ देगा। जैसे फॉल्ट आया, करंट मैक्सिमम पास करेगा, उस टाइम ऑपरेट कर जाएगा। अपने को सेट करना पड़ेगा कितना पे ट्रिप करवाना है, उतना पे जाके ट्रिप करेगा। देखो ये मेटल कांटेक्ट है ना, ये कांटेक्ट है और ये जाएगा घूम के वहां पे जाके अटैच कर देगा, उसको जोड़ देगा। मतलब अगर कोई सर्किट ओपन है तो उसको जाकर क्लोज कर देगा कि, और ये देखिए यहाँ भी ये इसको रोक के रखा है और ये मेन कांटेक्ट है, मेन कांटेक्ट ये है, यहाँ इसको रोक के रखा है, इससे उधर नहीं जाना। तो ये जैसे घूमेगा, ये जाके उससे ट्रिप कर देगा,
क्लोज कर देगा सर्किट को, मतलब ऑपरेशन हो जाइए सब। तो मुझे लगता है चीजों को तो सर आपने जान लिया होगा, अब कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहा होगा, ये जाके वहां ट्रिप करेगा। चलिए शायद घुमा के थोड़ा दिखा दे। और ये देखो जैसे जैसे डिस्क घुमाई क्लोज कांटेक्ट हो रहा है ना, क्लोज कांटेक्ट हो रहा है ना, ये देखिए जाके टच हो गया, अटैच हो गया, तो सिग्नल कहीं की क्लोज हो गया, वो ट्रिप कराएगा आगे सर्किट ब्रेकर को, सिग्नल भेजेगा, सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर देगा फटाक से सिग्नल, फॉल्टी कंडीशन आइसोलेट हो जाएगा हेल्दी कंडीशन से। ओके, सो यही रीजन तो होता है। मामला तो यहीं पे पूरा क्लियर हो चुका है सर। अब मुझे लगता है ज्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। आइए सर अपन सीखते हैं क्या क्या अब इसके फीचर्स हैं उनके बारे में। सबसे पहले इंडक्शन टाइप रिले। इंडक्शन टाइप रिले की अगर बात करूं मैं सर, सबसे पहले इंडक्शन टाइप रिले की, आइए। ऑब्वियसली ये हमेशा एसी में होगा, डीसी में नहीं। सो वही चीजें दीज आर यूज्ड टू प्रोटेक्टिव रिले इन एसी सिस्टम अलोन, अकेले, है ना, एसी में अकेले यूज होता है। आर अनस्टेबल विथ डीसी सिस्टम, डीसी सिस्टम के लिए यूज एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि डीसी में इंडक्शन नहीं होते। दी क्या कह रहा है, एक्चुएटिंग फोर्स कॉन्टैक्ट मूवमेंट इज डेवलप्ड बाय ए मूविंग कॉन्टैक्ट कंडक्टर। सर मूविंग कॉन्टैक्ट एक्चुएटिव फोर्स डेवलप होता है डिस्क पे, तो डिस्क घूमता है तो कंडक्टर भी क्या करता है, मूव कर जाता है। दैट मे बी डिस्क और ए कप थ्रू दी इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू दी फॉल्टी करंट। फॉल्टी करंट के कारण क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है डिस्क पे, डिस्क में मूवमेंट आती है, मूवमेंट होने के कारण कंडक्टर क्या करता है, मूव करता है। और ये मेथड अलग अलग होते हैं, बाय डिस्क और कप थ्रू। ये टॉर्क डेवलप करने का मेथड होता है डिस्क से, जो हमने डिस्क के थ्रू किया। एक कप मेथड होते हैं, पोल्स चारों तरफ से रखे जाते हैं, वो अपने आप शिफ्ट कर जाता है, तो पोल मेथड भी होते हैं। और एक शेडेड पोल, इंडक्शन टाइप में शेडेड पोल ही हमारा मेन होता है, शेडेड पोल, और दूसरा कि सीरीज कॉइल और शंट कॉइल बना के ऐसे भी किए जाते हैं। एनर्जी मीटर टाइप, दीज आर दी सेवरल टाइप्स लाइक शेडेड पोल, वाट आवर। वाट आवर वही हुआ एनर्जी मीटर टाइप, वाट आवर मीटर मतलब एनर्जी मीटर टाइप, जिसकी आपने पिक्चर देखा था, अब वीडियो देखा था, किसका वीडियो देखा था, ये आप शेडेड पोल का, और जो इमेज देखा था आपने वाट आवर मीटर वाला, ये देखिए वाट आवर मीटर वाला, ये देखिए वाट आवर मीटर। इसमें एक क्या होगा, इसके अंदर एक सीरीज मैग्नेट होगा, एक शंट मैग्नेट होगा। ओके, दो अलग अलग फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, तब भी ये डिस्क क्या करेगा सर, रोटेट करता है। ओके, एंड इंडक्शन कप स्ट्रक्चर, ये तीन मोस्टली टाइप होते हैं किसमें, इंडक्शन टाइप में। इंडक्शन टाइप में कौन कौन होते हैं सर, एक वाट आवर मीटर यानी एनर्जी मीटर वाला टाइप, दूसरा होते हैं शेडेड पोल वाला, और तीसरा होते हैं कप टाइप इंडक्शन। ओके, इंडक्शन कप स्ट्रक्चर आज मोस्टली यूज डायरेक्शनल रिले। डायरेक्शनल रिले के लिए मतलब किस दिशा में फॉल्ट को ट्रिप करना है। इससे पहले वाला अट्रैक्शन टाइप में नॉन डायरेक्शनल रिले था। वो नॉन डायरेक्शनल मतलब उसको यही नहीं पता किस डायरेक्शन को फॉल्ट करना है, उसके आगे जो भी फॉल्ट हुआ है उसको ट्रिप करवा देगा। लेकिन ये जो है सर, ये डायरेक्शनल रिले है, किस डायरेक्शन के, मान लो एक जंक्शन पॉइंट है, इससे डिफरेंट दिशाओं में क्या जा रहा है, आपका लाइन जा रहा है, तो किस दिशा के लाइन को ट्रिप करवाना है, ये डायरेक्शन को भी फॉलो कर लेता। सो इसको बोला जाता है एज यूज्ड, इसको कैसा यूज करते हैं, एज ए डायरेक्शनल रिले इन ए पावर सिस्टम प्रोटेक्शन एंड ऑल्सो फॉर हाई स्पीड स्विचिंग ऑपरेशन। हाई स्पीड स्विचिंग ऑपरेशन इसका भी होता है, और हाई स्पीड स्विचिंग ऑपरेशन इससे पहले का भी था। और जितने भी रिले होंगे ना, हाई स्पीड स्विचिंग ऑपरेशन ही होता है, स्लो तो बहुत कम होते हैं। वो आप सेटिंग कैसे करनी है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, अदरवाइज फास्ट ही स्विचिंग ऑपरेशन होता है। नाउ अब हम कुछ चीज बेसिक चर्चाएं कर ले सर। देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये दूसरा हमारा टाइप है। ओके, दूसरा टाइप है, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर। ऑब्वियसली सर इंडक्शन मोटर में भी आप देखो तो एक वाइंडिंग देने से क्या इंडक्शन मोटर कभी घूम रहा था, बिल्कुल नहीं घूम रहा था, मतलब दो वाइंडिंग देने की जरूरत हुई। तो वहां भी क्या हुआ, अगर किसी चीज को रोटेट कराना था दो फील्ड वाइंडिंग चाहिए, तो वहां एक मेन वाइंडिंग था, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग था कि नहीं, तभी तो रोटेशन हो पाया। नहीं तो सिंगल वाइंडिंग देने से, मैंने तो एक एक चीज एनिमेटेड और प्रैक्टिकल टूल्स भी आपको दिखाए थे, सिंगल वाइंडिंग देने से कभी भी ऑपरेट नहीं करता। ओके, चलिए सर, इंडक्शन मोटर एंड आर वाइडली यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिव रिलेइंग पर्पस इन्वॉल्विंग इन एसी क्वांटिटीज। एसी क्वांटिटी जहां पे अवेलेबल होगा तभी ये होता है। कभी देखो डीसी इंडक्शन मोटर नहीं, एसी इंडक्शन, एसी में ही इंडक्शन होता है। सो एसी मशीन, और इस एसी मशीन में स्पेशली अल्टरनेटर्स,
आपके आ जाते हैं, इंडक्शन का मशीन आ जाता है। दे आर नॉट यूज्ड इन डीसी क्वांटिटीज owing to the principle of operation। ओके, डीसी में नहीं होता। एन इंडक्शन रिले इसेंशियल कंसिस्ट टू प्रोवाइड एल्यूमिनियम डिस्क प्लेस्ड इन टू अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी बट डिस्प्लेस टाइम एंड स्पेस। देखिए क्या बोला है कि इस टाइप के इंडक्शन मशीन में क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं आप किसका, हमेशा एल्यूमिनियम डिस्क। सर एल्यूमिनियम डिस्क का क्यों इस्तेमाल करते हैं, कॉपर डिस्क क्यों नहीं? तो एल्यूमिनियम डिस्क में देखिए हल्का होना, पहला चीज हल्का होगा तो टॉर्क ऑपरेशन बहुत फास्ट होता है, दो चीज। तीसरा हल्का होगा तो एनर्जी कंजम्पशन कम होता है, तो तीन चीज। ये सब कुछ बेसिक फीचर, इसलिए हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम डिस्क का उपयोग करते हैं। ओके नाउ, और ये जो प्लेस्ड किए जाते हैं इन टू अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, कहां पे प्लेस कर दिए जाते हैं सर, दो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के पास। कौन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दो 5 1 5 2, एक पोल शेडेड पोल दे रहा है तो दूसरा क्या रहा आपका मेन कोर दे रहा है, जो ट्रिप होके जो मतलब कि जो वाइंडिंग से होके करंट जाता है वो फ्लक्स। ओके 5 1 5 2 मेन फ्लक्स और शेडेड पोल वाला फ्लक्स। ओके ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ओके दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम, बट डिस्प्लेस टाइम का और स्पेस का। हमने बोला ना दोनों के बीच एंगल होना चाहिए ना, 5 1 और 5 2 के बीच फेज एंगल होना चाहिए। अगर 90 है तो बेस्ट सुटेबल है, अगर 90 है तो सबसे ज्यादा टॉर्क डेवलप होगा, क्योंकि सर टॉर्क जो डेवलप आगे मैं दिखाऊंगा, डेवलप टॉर्क वो प्रोपोर्शनल होता है 5 1 इंटू 5 2 इंटू साइन अल्फा। यहाँ पे अल्फा क्या है, दी एंगल बिटवीन दिस। ओके यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग सेम करंट के बीच या दो सेम फ्लक्स के बीच एंगल है। सर अल्फा कई बार बोलते हैं फेज एंगल, फेज एंगल करंट वोल्टेज के बीच का एंगल होता है, यहाँ पे फेज एंगल नहीं है, ये अल्फा होता है द एंगल बिटवीन एक जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है एक शेडेड पोल और दूसरा सर आपका मेन फील्ड फ्लक्स। उन दोनों फ्लक्स में ही या उनके कारण जो उत्पन्न हुआ दोनों करंट में ही, तो करंट के बीच के एंगल को ही अल्फा कह रहे हैं। ओके सो अल्फा अगर 90 हो जाए तो साइन 1 हो जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स डेवलप होगा। ओके इसलिए टाइम डिस्प्लेसमेंट स्पेस डिस्प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। द टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इन द डिस्क, प्रोड्यूस्ड किस पे होता है, डिस्क पे, बाय द टाइम बाय द इंटरेक्शन ऑफ वन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद द करंट इंड्यूस्ड इन द डिस्क बाय द अदर। मतलब दोनों ही पोल के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो इंटरेक्ट होता है एक दूसरे के कारण, तो उसमें करंट उत्पन्न हो जाता है डिस्क पर, आगे मैं बताऊंगा। और डिस्क पे अगर करंट उत्पन्न हो जाता है तो इसके कारण क्या होता है सर, वहां पे टॉर्क डेवलप हो जाता है। टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन रिले रेफर्स टू एलिमेंट्री अरेंजमेंट। सो फिगर 2.61 में बताऊंगा, अभी फिगर है आगे, उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से वहां पे वो आपका डेवलप होता है और किस तरीके से अरेंज होता है। द टू एसी फ्लक्स 5 1 एंड 5 2, और 5 2 पहले लिख दिया एंड 5 1, डिफरेंसिंग इन फेज, मतलब कुछ फेज डिफरेंस पे, जैसे 90 बोला 80 पे भी करेगा, लेकिन फेज डिफरेंस जितना कम होगा ना सर उतना ही आपका टॉर्क कम होता चला जाएगा। ओके बाय एन एंगल ऑफ अल्फा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द डिस्क in cause the circulating eddy current I1 and I2, I2 डेवलप होता है, फ्लक्स जो डिस्क पे पड़ता है दूसरे कारण क्या होता है सर, उसमें डिस्क पे करंट डेवलप होता है और उसी के रिजल्टेंट टॉर्क उत्पन्न होते हैं। दिस करंट लैग बिहाइंड द रिस्पेक्टिव फ्लक्स बाय 90 डिग्री। अगर ये करंट 90 डिग्री से अगर रिस्पेक्ट हो तो सबसे ज्यादा टॉर्क डेवलप होगा। 85 भी हो तो ऐसा नहीं है टॉर्क डेवलप नहीं होगा, कम होगा। 80 डिग्री हो तो दोनों के बीच एंगल तो उससे कम होगा। ओके अब देखिए सर ये डिस्क है ना, ये डिस्क है। ओके अब देखिए इन डिस्क पे 5 1 5 2 इंटरेक्ट किया, किस पे, एक डिस्क पे, एक सिंगल डिस्क पे क्या किया 5 1 5 2 इंटरेक्ट किया। एक मान लो शेडेड पोल का है और दूसरा मेन पोल का है, ओके सो दो फ्लक्स इंटरेक्ट हुए एक ही डिस्क पे, ये क्या है सर, डिस्क है आपका। ओके सो ये फ्लक्स ऑब्वियसली मैं बोला जैसा शेप ऊपर होता है वैसे नीचे होता है, तो ये फ्लक्स डिस्क से होते हुए गुजर जाता है, लेकिन इन फ्लक्स के कारण इस पे देखिए, इन पे क्या होता है सर, करंट डेवलप होता है, और दो इंटरेक्टिव, दो डिफरेंस विथ एंगल, ये करंट जो होता है अलग अलग फेज में होता है, अलग अलग फेज इन द सेंस अगर ये एक I1 है, एक अगर I1 है तो दूसरा 90 डिग्री से I2 डेवलप हो जाता है, ये I2, और इसी के बीच जो डेवलप होगा अल्फा, इसी को अल्फा, चूंकि करंट किसके प्रोपोर्शनल होता है सर, फ्लक्स के। ओके सो यहाँ करंट जिस तरीके से चलेगा फ्लक्स उसी तरीके से चलेगा। सो
फेज एंगल के बीच भी एंगल कितना रहेगा 90। अगर करंट के बीच एंगल 90 है तो इनके फेजों के बीच भी एंगल कितना रहेगा 90 का। ओके, सो इसी इंट्रैक्शन के कारण इस पे डेवलप होता है सर टॉर्क, इस पे डेवलप होता है सर टॉर्क। ओके, ये कंप्लीट एक डिस्क ही है, ये कंप्लीट एक सर क्या है डिस्क ही है। उन पे प्रोजेक्शन दिखाया गया कि फ्लक्स इस तरीके से आया, ओके, और करंट इस मूवमेंट में जा रहा है। मान लो ये देखो करंट इस तरीके से आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में इसका करंट आ रहा है और इस पॉइंट पर इसका करंट इंटरेक्ट हो रहा है। इन दोनों के कारण क्या होता है सर, फोर्स डेवलप हो जाते हैं। क्या होते हैं, फोर्स डेवलप हो जाते हैं और डिस्क क्या करता है, रोटेट करने लगता है। आइए सर, पहला फ्लक्स मान लो φ=φm sin ओमेगा टी, चूंकि अल्टरनेटिंग नेचर का है। देखिए चूंकि अपन ये एसी पे काम कर रहा है तो इसका करंट अल्टरनेटिंग, फ्लक्स अल्टरनेटिंग। ठंडा लग रहा है, चलिए कोई नहीं, ठंड थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। ओके, आप लोग भी पूरा सेहत का ख्याल रखेंगे और गर्म पानी पीने का ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। ना φ2 दूसरा फ्लक्स क्या होगा सर, दूसरा φ2 की बात करें तो φ2 मतलब साइन ओमेगा टी। जैसे आई कैसे चलता है, I=IM साइन ओमेगा टी। सिमिलरली उसी पैटर्न को फ्लक्स भी क्या फॉलो करेगा, फाइ के लिए φm साइन ओमेगा टी और सफिक्स जोड़ते जाइए। φ1 के लिए है तो φ1, φ2 के लिए है तो φ2 और φ2 के लिए φm साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब ये देखिए अल्फा क्यों बोला गया, 90 क्यों नहीं। 90 सर कब होगा, जब दोनों में बीच 90 हो, लेकिन किसी कंडीशन में 90 से कम भी हो सकता है, इसलिए अल्फा वर्ड यूज किया गया, 90 नहीं। अल्फा क्या है, जहां पे दोनों के बीच एंगल है। Where φ1 and φ2 are the instantaneous value। φ1 और φ2 क्या इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है सर, ये देखिए किसी भी क्षण का वैल्यू, चाहे इस टाइम तो अगर कोई मान लो φ1 की बात कर रहा है तो इस टाइम का φ1 कितना है मैग्नीट्यूड में, कोई इस टाइम पूछेगा तो इस टाइम φ1, ये इंस्टेंटेनियस है किसी भी वैल्यू। लेकिन ये फिक्स, अगर कोई φm बोले तो ये मैक्सिमम फ्लक्स फिक्स है, कितने पे होगा सर 90 डिग्री पे, ये फिक्स है। लेकिन अगर आरएमएस पूछ रहे तो इसका √2वां भाग, लेकिन इंस्टेंटेनियस होता है इस वेव के किसी भी क्षण के वैल्यू को इंस्टेंटेनियस कहते हैं। ओके, सो φ1 and φ2 आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द फ्लक्स φ2 and φ1 लीड। और φ1 φ2 में कौन किससे लीड कर रहा है, φ2 लीड कर रहा है किससे, φ1 से, बाय कितना एंगल से, अल्फा, क्योंकि अल्फा इज द एंगल बिटवीन φ1 एंड φ2। अल्फा इज द एंगल बिटवीन φ1 एंड φ2, जिसमें एक लीड है, कोई करेगा तो कोई लैग ही करेगा ऑब्वियसली। एज्यूम ये कैसा सर्किट है सर, आपने तो आरएल सर्किट, अगर सर्किट इसमें पढ़ा है सर्किट थ्योरी में भी, तो बहुत बढ़िया से मैं कराता हूँ आरएल सर्किट, आरएलसी सर्किट, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, सारी चीज की जानकारी होती है। एज्यूमिंग द पाथ एट व्हिच द रोटर करंट फ्लो हैव नेग्लिजिबल सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, एज्यूमिंग द पाथ इन विच रोटर करंट, जो रोटर करंट है, रोटर कौन सा करंट है जी, रोटर करंट कहे तो यहाँ पे मूवमेंट जिसमें हो रहा है, किसमें, डिस्क में, उसी को बोले रोटर करंट फ्लोइंग नेग्लिजिबल सेल्फ इंडक्टेंस, द रोटर करंट विल इन फेज विथ देयर वोल्टेज। ओके, यहाँ पे रोटर करंट और वोल्टेज आपस में सेम फेज में होगा, मतलब इंडक्शन जो हो रहा है उसमें जो करंट और वोल्टेज होगा डिस्क पे वो सेम फेज में होगा, लेकिन जो ये दोनों फ्लक्स φ1 φ2 इन दोनों में फेज होगा। अगर I1 के लिए बात करूं तो क्या होगा, dφ/dt, यहाँ पे एक I1 के प्रोपोर्शनल बोलो, प्रोपोर्शनल की बात हो रही है, क्योंकि dφ/dt क्या होता है, V बराबर क्या होता है, L di/dt। ओके, नेक्स्ट एक होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर प्रोपोर्शनल बराबर होता है dφ/dt। ओके, यहाँ पे क्या लिया गया, φ1/dt, तो डी यहाँ पे सिर्फ करंट लिया गया, तो करंट लिया गया तो ईएमएफ में ये देखिए, चूंकि करंट अभी क्या बोला, दोनों सेम फेज में होता है, तो चाहे वोल्टेज हो या करंट वो प्रोपोर्शनल है, सेम फेज में है, तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में, यहाँ बोल दिया सेम फेज में है, तो करंट का प्रोपोर्शन है, इसका मतलब चाहे इसका वोल्टेज बोलूं या करंट बोलूं वो किसके समान, बराबर नहीं लिख सकता, आई कभी बराबर dφ/dt के नहीं होता, समानुपाती हो सकता है, चूंकि या v dφ/dt होता
तो ये इसके प्रोपोर्शन बोला कि आई भी इसके प्रोपोर्शन होगा, सो इसके लिए इक्वेशन लिख दिया और बाय d/dt। इस इक्वेशन को चाहे तो आप बस नॉर्मल वोल्टेज के टर्म में भी लिख सकते हो, चूंकि टॉर्क डेवलप करंट के टर्म में बताना है इसीलिए आपने वो क्या किया, यहाँ पे आई ले लिया। ध्यान से समझिए क्यों किया गया सर, एक्चुअली फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, ध्यान से समझिए, E बराबर d/dt। ओके, ये फेराडेज लॉ के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर में देखते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर n d/dt, टर्नों की संख्या। सो अगर यहां कोई बोले क्या इसका करंट और वोल्टेज इन फेज में है, क्या बोल रहा है, करंट और वोल्टेज इन फेज में है, मतलब अगर इसको सेम फेज में बताने के लिए तो प्रोपोर्शन कर देंगे d/dt। करंट के बराबर नहीं हो सकता पर हाँ प्रोपोर्शन हो सकता है क्योंकि सेम फेज में है। सो आई को इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या कर दिया, आई से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि कहता है डिस्क पर उत्पन्न करंट या वोल्टेज, जो डिस्क पे उत्पन्न हो रहा है करंट या इसी का वोल्टेज चूंकि डिस्क पे ही रहेगा तो ये क्या है, सेम फेज में है, इसीलिए इसको आई प्रोपोर्शन टू दिस कर दिया। तो ये एक ले लिया आपका, हालांकि यहाँ पे सिर्फ करंट को लेके भी चलते तो काम चल जाता, फिर कोई नहीं, इन्होंने जो कर दिया चलो करते हैं। फिर phi m cos ओमेगा t चलेगा। नेक्स्ट I2 की बात करें तो ये देखिए d/dt, अब phi2 की जगह पे वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे phi1 का जगह पे ये वैल्यू पुट किया गया। ओके, ये कंफ्यूज नहीं करना, और phi2 वाला वैल्यू phi2 में d/dt इसके जगह पे ये वैल्यू पुट करके निकाला गया। ओके, ये सब वैल्यू पुट करके फाइनल निकाला गया, और इस तरीके से phi1 पहला फोर्स का phi1 इंटू I2 करेंट, phi1 इंटू I2 करेंट, और दूसरा F2 बराबर phi2 इंटू I1 इंट्रैक्शन होगा। सो करे फ्लक्स की बात करें तो पहले वाला फ्लक्स और दूसरे का करंट का इंट्रैक्शन, और दूसरे पे फोर्स बोले तो पहले वाला करंट दूसरे का फ्लक्स, इसके कारण इंट्रैक्शन होता है। अब समझिए मैं बता रहा हूं, आइए यहाँ पे सर समझिएगा, आइए यहाँ पे, यहाँ देखिए इस पे फ्लक्स, इस पे बात करूं तो इसके कारण जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ डिस्क पे, फ्लक्स ये लिया और करंट कौन लिया, ये I1। देखिए फ्लक्स ये करंट 1, तो फोर्स सर आप लगाओ कहां पे रोटेशन चाहिए, मोटर में, मोटर में रोटेशन चाहिए तो वही इंप्लीमेंटेशन यहां भी होगा, ये भी घूमेगा। सो क्या होगा, अब मैं बात करूं कि सर किसकी बात कर रहे हो, सर मैं बात कर रहा हूं मोटर की। मोटर में कौन सा लॉ लगता है सर, फ्लेमिंग के कौन सा लॉ लगता है सर, लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि जनरेटर में राइट हैंड रूल अप्लाई होते हैं, जनरेटर ऐसे घुमाएंगे तो राइट हैंड से घुमाएंगे तो राइट हैंड, सो मोटर में लेफ्ट हैंड। अब बात करते हैं सर, चलिए फ्लक्स ये रहा, ओके सर, करंट ये रहा, देन देखिए फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इधर जा रहा है ना, सो फ्लक्स इसी का रहा, और इसके फ्लक्स के कारण इसका करंट इस तरीके से घुमा, और इसके फ्लक्स कारण इसका करंट इस तरीके से घुमा। अब देखिए इसके फ्लक्स कारण इसका करंट इस तरीके से इंटरेक्ट हुआ, और इसके फ्लक्स कारण इसका करंट इस तरीके से इंटरेक्ट हुआ। अब जब इस एक पॉइंट पे फोर्स देखना चाहता हूं, डिस्क पे किस तरीके का फोर्स आ रहा है, तो फोर्स देखने की कोशिश कर रहा हूं, तो देख रहा हूं चलो फ्लक्स इसका ऐसा है, लेकिन जब इस पॉइंट पे करंट देखता हूं तो इसका करंट इंटरेक्ट होता है, मतलब फ्लक्स phi2 और करंट I1 के इंटरेक्शन से टॉर्क डेवलप हुआ F2। सिमिलरली यहां पे phi1 की चर्चा करूं तो इसका phi1, लेकिन ये किसके करंट के साथ गुजर रहा है, I2 के साथ। I2 का डायरेक्शन देखिए कैसा है, ऐसा है, तो I2 इधर से, तो टॉर्क जो इधर आ जाएगा। मतलब यहां पे चर्चा की जाए फ्लक्स की तो यहां पे लगाइए फ्लक्स क्या है, ये फ्लक्स है, फ्लक्स नीचे की ओर, करंट किधर जा रहा है, उधर की ओर, तो देखिए करंट उधर की ओर, सो फोर्स इधर की ओर, सो यही फोर्स को यहां पे दिखाया गया। सो फोर्स जो है phi1 किसका कॉम्बिनेशन है, I1 और I2, phi1 प्लस I2 का, N2 I2 का, और F2 जो कॉम्बिनेशन है वो phi2 इंटू I1 का कॉम्बिनेशन है। ओके, नेक्स्ट, ये तो आपका क्या है सर, वही इंडक्शन टाइप का आपका पूरा अरेंजमेंट है, आप चाहे तो बना सकते हो इसको। ये एक हमारा सीरीज वाइंडिंग होता है सर, एक क्या होता है, सीरीज वाइंडिंग होते हैं। ये वाट आवर टाइप का है, कैसा सर, वाट आवर टाइप इंडक्शन जनरेटर, इंडक्शन रिले। ओके, और ये कैसा है, शंट कॉइल होता है, शंट वाइंडिंग होता है। सेकेंडरी वाइंडिंग एक को बोल दिया, इसको प्राइमरी बोल दिया, ये भी चलेगा। ओके, और यहाँ पे कोर के थ्रू ये फ्लक्स लिंकेज होता है। चलिए बाकी यहाँ भी देखिए, इसमें भी क्या होगा, फाइनली ये जब रोटेट करेगा ना सर, तो ये ट्रिप, ये देखिए बैठा हुआ है, ये घूम के जाके इसको ज्वाइंट कर देगा। क्या करेगा, ये ऐसे घूमेगा जाके ज्वाइंट कर देगा, क्लियर। तो ये जाके इसको ज्वाइंट जैसे किया, आपका सिग्नल ट्रिप भेज गया, सर्किट ब्रेकर को सिग्नल गया, सर्किट ब्रेकर एक बैटरी लेकर बैठा हुआ है,
आ जाओ फटाक से, सिग्नल आओ, वो सिग्नल का इंतजार कर रहा है, सिग्नल आएगा फटाक से वो क्या करेगा, खींच लेगा सर्किट ब्रेकर, एक उसमें फिक्स होगा, दूसरा मूविंग कॉन्टैक्ट खींच लेगा। ओके, सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो गया। अभी तो सर चूंकि रिले की बात कर रहे हैं। ओके ना, सो जो आपने 2.6 में फिगर में देखा, जो अलग अलग फोर्स का इंट्रैक्शन होता है फ्लक्स का किसी डिस्क पे, सो इन टू फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन, सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जब दो अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ रहा था ना, ये देखिए एक फोर्स इधर डेवलप हो रहा है, एक इधर, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मिल रहा है। तो इस टॉर्क पे, क्योंकि सब में फोर्स की मात्रा तो बराबर नहीं है ना, क्यों, क्योंकि कोई फ्लक्स बहुत हैवी है, कोई फ्लक्स कमजोर है, तो उसके कारण कोई करंट ज्यादा है, कोई करंट कम है। सो दोनों फ्लक्स का जो फोर्स है वो कभी इक्वल नहीं हो सकते, तो कोई ना कोई ज्यादा होगा, कोई ना कोई कम होगा। ओके, सो इसीलिए बात होगी कि अब नेट फ्लक्स कितना होगा, तो नेट फ्लक्स जो है उस डिस्क पे F2 - F1 होगा, घटेगा ना, रिजल्टेंट तो घटना चाहिए। सो जब रिजल्टेंट सर आप घटाओगे तो ऐसे कंडीशन में इस इक्वेशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, आपको इस इक्वेशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सो φ2 बराबर, इस वैल्यू को लिखिए, साइन के साथ आगे बढ़ते जाइए। सर सब इक्वेशन को जैसे जैसे दिया हुआ था उन इक्वेशन को लिखते जाइए। अब कुछ है ही नहीं इसमें, जो मेन रिजल्ट आता है यही आता है, ये रिजल्ट जो फोर्स है, फोर्स क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू φ1 × φ2 × साइन अल्फा, ये दिमाग में रखना। और फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, टॉर्क के, तो क्या हो गया φ1 × φ2 × साइन अल्फा। ये आप सर इंडक्शन मशीन में भी, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में भी टॉर्क के लिए इक्वेशन लिख सकते हो, वहां भी ये काम आ जाएगा। ओके, पर बस उसके सफिक्स चेंज करने होंगे कि कहाँ क्या φ11 लिए हो, क्या φ2 लिए हो। ओके, ये चीजें वही है, where φ1 and φ2 are the RMS value of the fluxes। ऑब्वियसली यहाँ पे बोल रहा है where φ1 and φ2 are the RMS value of the fluxes। अब φ1 φ2 को यहाँ पे फाइनली क्या लिया, RMS वैल्यू। किस में बदल दिया गया इसको सर, RMS में तब्दील कर दिया जा चुका है। फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी नोटेड, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स है जिनको नोट करना चाहिए। The greater the phase angle between the fluxes, the greater of the net force applied on the disk। Obviously दोनों के बीच एंगल जितना होगा सर, ये एंगल जितना होगा नेट टॉर्क उस पर उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। Obviously the maximum force will be produced on the two fluxes are 90 out of, ओके दोनों के बीच क्या होगा सर, 90 का आउट ऑफ फेज होना चाहिए। दोनों के बीच अगर 90 का हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। फ्लक्सेस आर 90 आउट ऑफ फेज। ओके, द नेट फोर्स इज द सेम एट एवरी इंस्टेंट। नेट फोर्स हमेशा सेम होना चाहिए एट, हमेशा डिस्क के किसी भी पोर्शन पे जाएगा तो नेट फोर्स जो होगा F2 - F1 वो हमेशा सेम रहेगा। This fact does not depend upon the assumptions made in arriving at the exception 1। जो हमारे exception 1 लिया ना, the following points may be noted from example 1, exceptions 1। okay, जो एग्जाम्पल दिया गया उनके 1 के करस्पॉन्डिंग दिया गया, उन बातों को लिखा गया। तो यहाँ पे आपको नहीं लेना है कि 1 और 2, क्योंकि मैंने स्लाइड जहाँ से लिए हैं ना सर, वो स्लाइड रेगुलर वे में नहीं लिए, इसलिए इनका आपको ज़्यादा यूज लगेगा नहीं। तो मैं चाहूँ तो इसको हटा भी दूँ इन एग्जाम्पल्स को। ओके, जो चीज़ें हैं, क्योंकि कितने अपने को दिखाना है, कितने सिखाना है, वहीं पे बातें होंगी। ओके, चलिए आइए सर, फॉलोइंग पॉइंट्स आपके लिए यूजफुल है। सो ये चीजें अभी आप भूल जाएं, क्योंकि ये चीजें लगातार सीरीज में नहीं चली है। सो आप डिपेंड अपॉन दी एजम्पशंस, तो ये आप इस फैक्ट्स को चाहे तो रिमूव कर सकते हैं सर। ओके, आइए, एजम्पशंस जो है उसको छोड़ दिया क्योंकि हमने एक्सेप्शन पहला पॉइंट हटा दिया। ओके, द डायरेक्शन ऑफ नेट, आइए सर क्या कह रहा है, the direction of the net force and hence the direction of the motion of the disk depend upon which flux is leading। कौन फ्लक्स लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि वो मोशन किस तरीके से देगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए मेन है चीजों को समझना, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या चीजें से काम कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन तो आप कर ही दोगे, डेरिवेशन में किस तरीके से चलते हैं, मैथमेटिकल चीज है, पर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था, किस तरीके से ये काम कर रहा है और कैसे चीजें चलती है। सर आप चाहे तो इंडक्शन टाइप के रिले को ऐसे भी दिखा सकते हो, है ना, जो आप स्केच करोगे ना तो आप ऐसे भी स्केच कर सकते हो।
तो लेकिन ये कैसा टाइप का है सर, ये वाट मीटर टाइप का। ये कैसा है सर, वाट आवर टाइप का, वाट आवर टाइप इंडक्शन रिले। ओके, और हमने जो वीडियो दिखाए थे वो कैसा था सर, वो वीडियो था हमारा शेडेड पोल टाइप का। ओके, सो चूंकि सबका काम एक ही है कि दो अलग अलग फ्लक्स उत्पन्न कराया जाए, किस पे, इसके डिस्क पे, और ये भी ट्रिप कराएगा जाके और सिग्नल को सर्किट भेज देगा। ओके, तो इस तरीके से ये आपका अरेंजमेंट हो चुका है सर। फाइनली मैं उम्मीद करूंगा कि पूरी जानकारी आपके लिए बेहतर रहा हो, और हम आगे बढ़ेंगे सर स्टैटिक टाइप्स के और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड टाइप को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।